हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? दोस्तों, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है और ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपना जो भी समय हो आप पढ़ाई को दें, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके जीवन में बार बार नहीं आता है और ये 12th का जो नंबर होता है, मार्क्स होता है, आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो लाइफ का अगर डिसीजन कहीं से होता है तो 12th के मार्क्स उसमें अपना अहम रोल अदा करता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत अभी कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों से भी मैं प्रश्न पूछने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग भी जिस प्रश्नों का आंसर आपको याद रहेगा बतलाते चलिएगा और जो ना याद रहे आप हमसे सीखने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए, सभी का स्वागत है। खुशी शर्मा, करण शर्मा, सौरभ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष क्या कहता है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पढ़ाया गया है जी दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, दो टर्म्स मैंने आपको रटवा दिया है, अधिनियम के बारे में भी और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में। अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ था ना। किस लिए? तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो बंटवारा था उसके लिए हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने को लेकर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया था। तो अच्छा था प्रश्न। देखिएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वेरी गुड, ऑप्शन डी आपके न्यायमूर्ति फजल अली। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली आपके बिल्कुल सही जवाब हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को लगाया है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है मित्र? प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिएगा, प्रश्न बड़ा अच्छा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जी। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। बतलाइएगा सभी लोग। ऑप्शंस हैं आपके इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सोनिया गांधी। चलिए, वेरी गुड खुशी शर्मा, बबली शर्मा, स्टूडेंट ओम्स, सौरभ कुमार, वेरी गुड सौरभ, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनी बेसेंट वाले बिल्कुल सही है साथियों। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी। अध्यक्ष नहीं कह के आप यहाँ पे अध्यक्षा भी कह सकते हैं या नहीं? अध्यक्षा, हिंदी में ये सब टर्म जो होता है आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका आप लोग लिंग परिवर्तित कीजिए, तो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान देना होगा। चलिए, RA1 गेमिंग, ऋतिक रोशन, वेरी गुड ऋतिक रोशन। यहाँ पर प्रश्नों को कीजिए आप लोग। 3rd नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन है 1950, 1952, 1955 और 1956। हाँ, सरोजिनी नायडू जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात लिखा। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछे कांग्रेस का तो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी 1952 वाले सही हो, 1952 वाले सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1952 में हुई थी। क्लियर? अगला प्रश्न आप देखिएगा, 4 नंबर। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे था? देखिएगा, MS स्वामीनाथन का जो संबंध था वो किससे था? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या हरित क्रांति से? MS स्वामीनाथन का संबंध जो था वो किससे था? ऑप्शंस को देखिए, आंसर कीजिएगा। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे था? परमानंद पांडे, चलिए ओके, परमानंद पांडे आंसर करने का प्रयास कीजिए आप लोग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हरित क्रांति से। दोस्तों, हरित क्रांति क्यों, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत क्यों करा गया था? क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमारे यहाँ आपातकाल भी लागू हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भोजन का जो था वो बहुत ज़्यादा कमी हो गया था। इसको देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए हरित क्रांति शुरुआत किया गया था। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि जितना हो सके खाद्यान्न को, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनकी मतलब जो उपजता है उसमें वृद्धि किया जाए।
क्लियर। तो वृद्धि के लिए किया गया था और इस पर ज़्यादातर जो था वो मतलब संपन्न किसानों के ऊपर ध्यान दिया गया था, संपन्न किसानों पर, ऐसा नहीं कि गरीब किसानों पे, क्योंकि सोचा गया कि अगर गरीब को हम लोग ज़्यादा मदद करेंगे तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था भी सही नहीं थी, आपको पता है कि आपातकाल का समय था। तो इसलिए क्या किया गया कि जो संपन्न किसान थे उन्हीं को ज़्यादा रिसोर्सेज देकर और उनको अच्छा बनाया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हो इसको बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर अगला देखिएगा प्रश्न 5वां नंबर, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला जो अपना सफल परमाणु परीक्षण दोस्तों वो कब किया था? 5 का आंसर आप लोग करने का प्रयास करोगे, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिएगा भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? हमारे यहाँ ऐसे हमारे पर देखिए भारत में परमाणु अप्रसार संधि पे हस्ताक्षर भी हो गए थे, तो लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो अब्दुल कलाम इतने ज़्यादा दिमागी आदमी थे कि उन्होंने मतलब ये सहमति पत्र पे हस्ताक्षर था कि न तो हम जमीन में नहीं, मतलब न तो हम जमीन पर ना ही आसमान में परमाणु का परीक्षण करेंगे, उस पर यही था सहमति पत्र में। लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक ऐसा मतलब दिमाग लगाया कि मतलब वो धरती के अंदर ही क्या कर दिए, परीक्षण कर दिए, धरती के अंदर ही परीक्षण कर दिए। तो ये बात आती है, अगर अपना देश में अगर परमाणु नहीं रहता तो समझ लीजिए कि जिस देश में परमाणु नहीं है उसकी क्या हालत हो चुकी है, मतलब कोई भी देश उससे डरता उड़ता नहीं है। और ऐसे आप कितना भी कमजोर रहिए, मान लीजिए आपके घर में कितना भी कमजोर है, एक बम रखे रहिए ना, अगल बगल वाला को पता रहेगा कि अरे उस सन की है, उसके यहाँ बम है, तो आपसे लड़ना भी नहीं चाहेगा कि क्या पता कब छोड़ दे, है ना। तो उसी तरह से भारत में परमाणु परीक्षण जो था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कब किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। वेरी गुड मित्रों, बहुत अच्छा। 5 का आपका ऑप्शन बी 1974 में आपके परमाणु परीक्षण किए गए थे। क्लियर। हाँ, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? हालांकि जब चीन ने आक्रमण किया भारत पे तो चीन विजय भी हुआ था, चीन की जीत भी हुई थी। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अब सोचिए, अपना देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद इसको 2 युद्ध भी लड़ना पड़ गया। तो मतलब अभी नया नया आजादे हुआ था, युद्ध भी लड़ना पड़ गया, तो इसकी स्थिति ऐसे ही खस्ता चल रही थी। ऐसा स्थिति हमारे यहाँ भारत में आया कि आपातकाल घोषित करना पड़ा था, है कि नहीं? आपातकाल घोषित करना पड़ा था। किस तरह से सोचिए वो क्या समय था, कैसे हमारे यहाँ के नेताओं ने मतलब इसको हैंडल किया था। आज का तो होगा तो आज लोग इतना राजनीति करने लगेंगे कि और भी जो रहेगा उसको ले डुबाएंगे, है कि नहीं? जिस प्रकार से आज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे पत्रकार या मतलब ज़्यादातर तो पत्रकारों का ही देखिए देश को मतलब डुबाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मतलब उन लोगों को पत्रकारिता करते हैं, जो न्यूज मिलता है अल बल मतलब जो भी उठाकर डाल देना है, व्यूज कमा लेना है, बस यही उनका मकसद बन गया है। तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 6 का आपका सही जवाब, बहुत अच्छे, नाइस परफॉर्मेंस। ऑप्शन है 1962 में, 19। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, बहुत अच्छा। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, वेरी गुड। अगला देखिएगा 7 नंबर, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष किनका नाम है जी? लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ गए? तो ऑप्शन सी में आपके दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल, याद रखिएगा, सरदार पटेल। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर डेली का अगर आप लॉन्ग में 5 क्वेश्चन अभी से याद करते हैं और ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव कभी भी आपको याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है। जितना आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट दे ही दिया गया है। देखिए इन सभी चीज़ों के बारे में कंसेप्ट आपको दिया गया है, तो आप इन सभी चीज़ों को अगर एक बार 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 प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बनाइएगा, मॉडल अपलोड होगा, मॉडल पेपर आप लोग सोल्व कीजिएगा। 10-10 मॉडल पेपर हर सब्जेक्ट का मैं अपलोड करूंगा, आप लोग उसको अपने से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात की जा रही है। अभी कुछ देर पहले आपसे ऊपर में प्रश्न पूछा था कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष में आप लोगों ने एनी बेसेंट बताया, फिर आप लोगों ने यह भी जाना कि भारतीय अगर पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक?
हाँ, तो बहुत अच्छा। 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी एओह्यूम। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छी तैयारी। इसी तरह से आंसर कीजिएगा तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। 9 नंबर आप प्रश्न को देखोगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा भी, तो आपको ये जवाब देना होगा कि किस अनुच्छेद के तहत ये बात उसमें रखी गई है, किस अनुच्छेद में ये बात करी गई है, करा गया है कि आप हमारे देश में जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल को भी घोषित किया जा सकता है। तो 9 का हाँ बिल्कुल ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 352 आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्लियर, वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखिएगा, शिवानी झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत होगा बताइएगा। जो लोग मेहनत करते हैं उनको अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो आप हमें फटाक से बोलिए, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। देखिए पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में अगर शांति बनाने की बात, उसके लिए एक संगठन बनाया गया है, संस्था है, तो उस संस्था का नाम बताना है आपको, संस्था का नाम बताना है। सर आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देखिए व्हाट्सएप का क्या है कि क्राइटेरिया, अगर मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देखते रहूं अगर आप लोगों का ज़्यादातर, तो मैसेजेस देखने में समय भी जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोगों का मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, भरा पड़ा रहता है व्हाट्सएप पे मैसेज। तो मतलब जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं देख ही लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोगों के मेन है कि कमेंट सेक्शन, आप कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होना तो आप कमेंट कीजिए वीडियो के कमेंट में। कमेंट को मैं देखता हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कमी होता है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट रिव्यू लिखिए, तब जाकर उसका पर जल्दी ही अमल कर लूँगा। क्लियर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी सुरक्षा परिषद आप लोगों ने लगाया। तो आपसे कोई प्रॉब्लम हो तो ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हाँ, कोई स्टडी मटेरियल या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तब जाकर आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है आपका, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। डीएमके का फुल फॉर्म, डीएमके का फुल फॉर्म, नहीं चॉकलेट खाए थे, अभी चॉकलेट खाए थे, चॉकलेट खाने से यही होता है। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, तमिलनाडु का, कोई तो लिखे। डीएमके का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता है जी। डीएमके का फुल फॉर्म जल्दी से लिखिए चैट सेक्शन में, बार बार मैं ही बताते रहता हूं आप लोगों को। देखिए पता नहीं है सर जी। नहीं पता है आपको। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक बच्चा लिख रहा है, डीएमके पार्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होगा बालक, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज में आपको बताया है। तो हे बालक और बालिके, आप लोग ऐसी गलतियां क्यों करते हैं। डीएमके पार्टी का फुल फॉर्म आप लोग द्रविड़ मुन्नेर कज़गम ऐसे करके होता है, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा। तो बालिके आप लोग याद रखा कीजिए, भूल जाते हैं। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अच्छा प्रश्न है जी। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है जी, तो ये भी याद रखिएगा जी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का ये फेमस प्रश्न है जी। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं जी। 13 नंबर देखिएगा, मंडल कमीशन, देखिएगा मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह या बीपी सिंह। कौन, हाँ बिल्कुल बीपी सिंह आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे। तो इस तरह से अगर याद कीजिएगा तो बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी बीपी सिंह हो जाएगा। वेरी गुड दोस्तों। अगला देखिएगा 14, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आप निम्नलिखित में से किसको नहीं रख सकते हैं। चिपको आंदोलन को, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन या गृह स्वराज्य आंदोलन। किसको नहीं रख सकते हैं दिव्यांशु, बताइए। दिव्यांशु, ऋतिक मिश्रा, आप मेहनत करने की आपको ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं होगा जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं। परमानंद पांडे, पार्वती। यहाँ पढ़ने से ज़्यादा लड़कियों को ही हाय हेलो किया जा रहा है, कोई बात नहीं है। अरे दूर है तो इतना भी बेचारा को छूट देना चाहिए लोगों को, अब इतना भी तो छूट, थोड़ा सा तो छूट रहना चाहिए ना। उतना दूर है तो बोलने दीजिए, क्या हुआ, बेचारा हाय हेलो कर रहा है। अच्छा तो शिष्टाचार यही ना सिखलाता है
कि जहाँ पे आपको कोई दिखे तो आप उनको थोड़ा हाय हेलो कर लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप किसी के लिए इतना भी अवेलेबल मत हो जाइएगा। आप किसी के लिए अगर ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे तो आपको अच्छा नहीं दोस्तों, बल्कि वो आपको फालतू समझने लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, अच्छा नहीं, आपको फालतू समझने लगेगा। ये मैं क्यों बतला रहा हूँ आपको लग रहा हो कि सर एक्सपीरियंस किए हुए हैं, अरे नहीं तो हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ही होगा, बिल्कुल। तो समझ लीजिए, किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल होना भी सही नहीं है। हाय हेलो कीजिए, बस उतना सही है। तो किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा, गृह स्वराज्य आंदोलन, याद रखिएगा। अगला देखिएगा 15 नंबर, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? देखिएगा तो 15 नंबर प्रश्न को कीजिए सारे बच्चे, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है जी? क्लियर? तो याद रखिएगा 15 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ का जो नया नाम हुआ भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी में, यानी देखिए भारतीय जनसंघ से ढेर सारी पार्टियां टूटी हैं आपकी, तो आपको ध्यान देना रखना है। एक लड़का लिख रहा है कोई कि आप हुए थे क्या सर? मतलब थोड़ा सा मैं आपको बतला देता हूँ। अरे भाई, खुद नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, कोई मेरे कंटेक्ट में ऐसा होगा कि जो ज़्यादा अवेलेबल रहता होगा, उसको किसी ने वैल्यू नहीं दिया होगा। तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से मुझे एक्सपीरियंस मिला है, तभी ना मैं आपको ये बातें बतला रहा हूँ। जब मैंने या मेरे मतलब कोई मेरा जो करीबी हो उसने इस बात को एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो मैं कैसे आपको बतलाता? तो अब आप ये बेकार ना हमसे पूछ रहे हैं, है कि नहीं? कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ऊपर ले लीजिए। कोई जैसा नहीं बतलाता है, आप लोग का दोस्त होगा तो बतलाता है कि अरे यार ऐसे हुआ मेरे साथ, ये हुआ, तो वैसी घटनाएं होती है, उसी को मैं आपके समक्ष शेयर कर देता हूँ। 16 नंबर प्रश्न आप देखिए, पहले प्रश्नों को भी करते जाइए, साथ साथ कुछ आपके जो डाउट्स होंगे उसको भी क्लियर करते जाएंगे। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? प्रश्न आपसे पूछा गया, आपके एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को पूछा गया। ये बताइए गठबंधन की सरकार से क्या आशय है कि नहीं? तो गठबंधन की सरकार के पहले जो आपके मतलब जब दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिल जाती है, मतलब कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा पार्टी अगर आपस में मिल जाती है तो उसको गठबंधन कहते हैं। और महागठबंधन तब हो जाता है जब दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिल जाती है। क्लियर? तो भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 16 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बीपी सिंह, याद रखिएगा। एक बच्चा लिख रहा है कि सर लव करना है तो LBSNA से कीजिए, ठीक है। आहा, वो मतलब कितना दिन चलता है आपको पता नहीं है। मोटिवेशन वाले वीडियोज आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन कब तक रहता है? मुश्किल से मुश्किल 2 दिन। रूटीन बनाए कि आज से ऐसे पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फॉलो तो होता है नहीं। ये मेरा नहीं, आप लोगों का, मतलब मेरा भी है, आप लोगों का भी है, तो सबके साथ ही एक्सपीरियंस होता है। जब मम्मी उम्मी डांटेगी तो चल भाई आज तो रूटीन बन जाएगा, सुबह में उठना है, सुबह में 7 बजे उठ जाना है, नाश्ता कर लेना है, हो जाना है, एकदम 6 से लेकर 10 बजे पढ़ाई करना है, 4 घंटा मन लगा के, 2 घंटा सो जाना है, फिर उसके बाद शाम में पढ़ना है। लेकिन 2 दिन फॉलो होगा और फिर उसके बाद कहाँ गया रूटीन से कोई पता नहीं है कि नहीं? इसलिए जब टाइम मिले तब पढ़ते जाइए, रूटीन के चक्कर में ना रहिए। पूरब बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो बताइएगा शीत युद्ध से है ना, पूरब बनाम पश्चिम, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे, शीत युद्ध से। अगला देखिए 18 नंबर, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे साथ भी होता है। मैंने भी बहुत बार ऐसे, मतलब रियल बात बतला रहा हूँ, मैंने बहुत बार शेड्यूल बनाया है कि अब मैं इस टाइम से पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, 3 घंटा पढ़ूंगा, 4 घंटा पढ़ूंगा। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन जाता है और 2 से 3 दिन बाद पता चलता है कि कहीं कुछ काम आ गया या कुछ हो गया, तो मतलब फिर रूटीन कहाँ चला गया से कोई पता नहीं। फिर जब मूड कभी होगा, जब डिमोटिवेट फील करेंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे जीवन नहीं चलेगा भाई, ये हम जीवन में क्या करें। फिर से रूटीन बनेगा, फिर से शेड्यूल बनेगा, लेकिन फिर से वही बात। इसलिए अपने जीवन का एक रूल यही बनाइए कि जब हमें समय मिले तब पढ़ने लगना है, जब हमें समय मिले तब पढ़ने लगना है। और कुछ फालतू के ऐप होते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम होता है, आपका फेसबुक होता है, इन सभी ऐप को आप अभी के टाइम में तो बिल्कुल डिलीट करके रखिए, अनइंस्टॉल करके रखिए, इसको रखना ही नहीं है, फोन में रखिएगा। ये आपका अगर 5 मिनट भी समय लेता है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत है दोस्तों। क्लियर? और मैं खुद कहता हूं कि आप लोग ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? वर्षा संधि। और ये नाटो सीटो सेंटो किसका था? तो अमेरिका का था। नाटो सीटो
सेंटो अमेरिका का था, सोवियत संघ का वर्सा संधि। 1955 के वर्सा संधि में कौन सा सदस्य नहीं था? तो देखिए ये सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। तो सोवियत संघ भी था, पोलैंड भी था, पूर्वी जर्मनी भी था, लेकिन पश्चिमी जर्मनी आपका नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी आपके जो हो जाएंगे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, एक ने बहुत अच्छा कमेंट लिख दिया है कि जी सर आप कहते हैं कि कल शाम में बच्चों को पढ़ाऊंगा और फिर नहीं पढ़ाते। नहीं, पढ़ाने में मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये मैं बता दे रहा हूँ। क्या होता है, अकेले ना बहुत ज़्यादा पीडीएफ वगैरह ये सब एडिट करना होता है, बनाना होता है, तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अभी मैंने पीडीएफ एक्स्ट्रा बना कर रख लिए हैं। अब क्लासेस तो मैं एकदम कोशिश कर ही रहा हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मैं प्रोवाइड कराऊँ आप लोगों को। 1900, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे भी एहसास हो ही रहा है। 1955 के वर्सा संधि में कौन सा सदस्य नहीं था? तो ये तो हो गया पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी आपका था। देखिएगा 1917 में रूस में समाजवादी राज्य स्थापना किसने की? प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्नों को देखिए आप। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजियल्स या लेनिन या स्टालिन? तो लेनिन, बिल्कुल लेनिन आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो यहाँ पर जो आपका भारत था इसी ने हस्ताक्षर नहीं किया था परमाणु अप्रसार संधि पर। अगला देखिएगा, यूरो क्या है दोस्तों? यूरो क्या है? तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है, याद रखना है। तो यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। जिस तरह से भारत की मुद्रा क्या है? रूपी है, रुपीज है ना, रुपीज है हमारे यहाँ की मुद्रा, उसी तरह से बांग्लादेश का टाका है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है, यूरोपीय संघ की मुद्रा को हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा, इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसको आप लोग आंसर खुद कीजिए, गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा इंग्लैंड के अभी एट प्रेजेंट टाइम कौन प्रधानमंत्री। हो सकता है कि ऑप्शंस में नहीं मिले, क्योंकि आपको पता है अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपके कौन होने वाले हैं? तो ऋषि सुनक जी होने वाले हैं। तो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के टाइम तक ऋषि सुनक जी हो जाए, तो आपको ध्यान देना होगा इस बात को। क्लियर? चलिए अगला देखिए, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? 24 का आंसर कीजिए। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? अभी ऋषि सुनक ने शपथ नहीं लिया है, इसीलिए तो मैं नहीं बताया आप लोगों को, मैं डायरेक्ट बोला कि चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, ऋषि सुनक याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम टाइम तक तो ऋषि सुनक ही हो जाएंगे ना। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो 24 का आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिए, बांग्लादेश आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप प्रश्नों को देखिएगा, प्रश्न संख्या 25 को देखिए कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं आपसे, प्रश्न आपसे पूछ भी रहा, पलक दुबे बताइएगा। प्रश्न है कि पार्वती कुमारी और आशीष कुमार ब्लॉग, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय जो पंचायत है वो किस देश की संसद है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो 25 का सही जवाब बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, नेपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायत आपका नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत पूछ रहा है, बताइए तो आप लोग, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बताइए सभी लोग, आपके कमेंट पे मेरा ध्यान है। वेरी गुड, तो वाह, कंफ्यूज नहीं होते हैं आप लोग। नेपाल था नेपाल सर, नेपाल था नेपाल। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पहला बुक तो आप पढ़ाए ही नहीं है तो कैसे बताएंगे। चलिए आज भर याद कर लीजिए, जल्दी से जल्दी बुक खत्म कर देना तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो 26 का आपका सही जवाब ऑप्शन डी, भारत जो है वो सार्क का सदस्य है। अगला देखिएगा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो भैया 2017 की मैं बात बता रहा हूँ, एंटोनियो गुटरेस थे। अभी तक इसकी गूगल पे भी अपलोडेड नहीं है कि कौन है, इसलिए आप एंटोनियो गुटरेस को ही याद रखिएगा। मैंने गूगल पे भी सर्च करने का प्रयास किया कि अभी वर्तमान में कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस ही दिखा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो हेग आपके हो जाएंगे।
आपको याद रखना होगा। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग आपका बना था 1952 ईस्वी में, है ना। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग 1952 ईस्वी में बना। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण सुरक्षा की बात की जा रही है तो सबसे पहला जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्लियर? तो रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले पर्यावरण सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन पहला हुआ था वो आपका रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। और नेक्स्ट आप देखिए प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? आंसर कीजिएगा आप लोग, याद होगा तो। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? खुले द्वार की नीति अपनाने वाले निम्नलिखित में से आपके कौन हैं? तो बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छा जवाब आप लोग का रहा। चीन आपका सही जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। अगला देखिएगा 33। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? तो 33 का आपका ऑप्शन ही हो जाएगा शिमला समझौता। आज मैच कौन जीता जी? आज का क्रिकेट मैच कौन जीता? इंग्लैंड। क्या कहा जाए, वेरी सैड न्यूज़ ना, लेकिन अब जो हुआ से हुआ। तो 1972 में भारत पाक के बीच अगर होता, अगर आज जीत जाता ही तो कितना मज़ा आता एकदम, इसका एकदम फाइनल देखने में, एकदम एकदम मज़ा आता। 2013 के बाद एकदम फिर मज़ा आने वाला था हम लोगों का, लेकिन सब पानी फिर गया, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? शिमला समझौता कहते हैं। क्लियर? अगला देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? तो भारत की अर्थव्यवस्था आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना तो पूंजीवादी ना तो साम्यवादी है, तो यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मुद्रा कोष की बात करी जा रही है, तो मुद्रा कोष का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो बताइएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो 35 का आपका सही जवाब ऑप्शन डी वाशिंगटन, वाशिंगटन हो जाएगा। अगला देखिए 36। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? मतलब अस्तित्व में आया, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? सबसे ज़्यादा शरणार्थी यहीं से आए थे हमारे यहाँ, बांग्लादेश से, उसी टाइम। तो भारत ने ही इसको अलग किया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान इस पर पूरा हक, मतलब इन लोगों को पूरा प्रताड़ित करता था, इसीलिए फिर बांग्लादेश का नया देश बना बांग्लादेश। तो कब बना था? कब बना था? हाँ वेरी गुड, तो 1971 में बना था, याद है आप लोगों को, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। 37 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, कौन देश? निम्नलिखित में से कौन जो देश है वो आसियान का सदस्य नहीं है दोस्तों? हाँ बहुत अच्छा, ऑप्शन डी श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? आ गया ना अच्छा सा प्रश्न। अब इसका आंसर आप लोग बताइए तो जरा। ऑप्शन में वो बोला है, ये नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन रहते तब ना आप लोग गड़बड़ाते, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन तो है ही नहीं ऑप्शन में, तब तो आप लोग ऐसे ही जवाब दे दीजिएगा, है कि नहीं? अगर लॉर्ड माउंटबेटन रहता, देखिए दो नाम मैंने देखा है कॉमन किया है, बहुत ज़्यादा इस नाम के स्टूडेंट होते हैं शायद। खुशी नाम का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा, और एक रजिया सुल्तान नाम के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। दो नाम मैंने गौर किया है। शिवानी ये सब बहुत रेयर केस में नाम मैंने मुझे देखने के लिए मिला है, लेकिन ये सब जो हो गया खुशी तो मतलब समझिए कि भरा पड़ा नहीं तो अभी हमारे चैनल से 50-60 खुशी कुमारी पढ़ती होंगी केवल हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ देखिएगा कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो 38 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया था? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले आपके कौन हैं? तो यूएसए और रूस ने सबसे ज़्यादा बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, यूएसए और रूस ने। क्लियर? तो पलक ये सब नाम तो बहुत कम रहता है, पलक हो गया, आपके कॉमन नाम
मेरा भी नाम इस तरह का है कि मतलब सबका होता है कि नहीं, यूनिक नेम। हाँ रूस लगाइएगा, उसमें सही है। इसको रूस मतलब मैंने बताया आपको कि यूएसए और रूस ने सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया था, लेकिन रूस आप लोग आंसर लगाइएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन है तो ज़्यादा बार रूस ने किया है। यहाँ देखिएगा, कहता योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और इनमें से कोई नहीं। इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो किस आयोग बना था? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है, क्रैश कोर्स वाले क्लास में। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि क्रैश कोर्स का सारा वीडियो देखे हैं? क्रैश कोर्स के सारे वीडियोस को कंप्लीट करते जाइए, क्लियर? नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो 2015 में नीति आयोग बना था, क्लियर? तो योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था। तो याद रखिएगा, आपके यहाँ पर हो जाएंगे नीति आयोग, क्लियर है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका नीति आयोग हो जाएगा। कुछ प्रश्न अगर आपको हमसे पूछना है तो पूछ लीजिए। बाकी BSc क्यूज वेबसाइट पे तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा आ ही रहा है। तो पलक दुबे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं क्लास को करते जाइए, सारे वीडियोस को देखिएगा, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। ऑब्जेक्टिव एज वेल एज आप सब्जेक्टिव सारे चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ खुशी, मुझे पता है आपने देखा है क्योंकि आपके कमेंट भी आते हैं। शिवानी झा का तो मतलब कहना ही नहीं है, इन्होंने तो सारे वीडियोज़ को देख लिया है। परमानंद पांडे कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। वीडियोज़ बनाता हूँ तो आप लोग देखा कीजिए, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। ऐसे भी पता नहीं क्यों इस बार बच्चे ज़्यादा इनएक्टिव मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम के नवंबर के टाइम में अप्रोक्स लाइव में कम से कम बच्चे 500 प्लस बच्चे जुड़ जाते थे। अभी देख रहा हूँ तो अभी मात्र 80-82, मतलब लोगों को मजाक लग रहा है शायद एग्ज़ाम पास करना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग क्लास को करते रहिएगा, ज्वाइन करते रहिएगा। मिलेंगे हम लोग सुबह की क्लास में दोस्तों, सुबह में हम लोग क्लास करेंगे तो उसी क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी पूछ लीजिए हमसे, नहीं तो हम चलते हैं। मेरा एज कितना है? तो मेरा एज कितना होगा, ऐसे तो उम्र बताना नहीं चाहिए, लेकिन समझ लीजिए कि मतलब कितना होगा एज आपसे, आप लोगों से 3-4 साल बड़ा होगा, है कि नहीं? बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, हाँ टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ है। हाँ टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा पीडीएफ है, आप उन पीडीएफ को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सेट बहुत ज़्यादा सेट आप मतलब ऑलरेडी उसमें डाला गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। हाँ 22, हाँ ठीक है 22 सही है, 22 सही है। हाँ 22 सही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है 3-4 महीना, अब उसमें क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है।